वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने ATV विन नाम की एक तेलुगु OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मधुशाला। इससे भी पहले मैंने आपके सामने इस ETV विन के बारे में शेयर किया था कि ये OTT वाले 3 या 4 महीने में एक जबरदस्त कंटेंट ऑडियंस के सामने लेकर आते हैं। सो इस बार भी एक धौसो कंटेंट लेकर आए हैं। मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 आवर 47 मिनट्स का है। इस दरमियान में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल से एक बार जरूर देख सकते हैं। और इसी तरह एक जबरदस्त मैसेज भी है मूवी में। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक लड़की कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है। फाइनली बहुत ही लंबी चेजिंग के बाद वो गुंडे इस लड़की को गला काट के मार देते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 साल पहले। एक्चुअली इस मूवी की कहानी 1990 के दरमियान में चलती है। एक दिन उस गांव का MLA सत्यम अपने PA के साथ दलितों के मोहल्ले पर आता है। वोट मांगने के लिए नहीं, उसी मोहल्ले में रहने वाले जगरैया नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आता है। ये जगरैया MLA को अपने घर के पास देखकर शॉक में रह जाता है। वो MLA सत्यम जगरैया से कहने लगता है, देखो जगरैया, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे मेरे बेटी को खुशी चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। इस तरह से छोटे मोटे रस्म वगैरह करके शादी का डेट भी फिक्स कर लेते हैं। जगरैया की बेटी का नाम होता है पल्लवी। इसी लड़की को मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पल्लवी बहुत खुश होने लगती है। कुछ दिनों के बाद वो MLA सत्यम सारे पब्लिक के सामने ही अपने बेटे की शादी करवाने लगता है पल्लवी से। दलितों के लिए बहुत ही सपोर्टिव होता है। उसके बाद जब 1990 में असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो इस इलेक्शंस में भी ये सत्यम ही जीतता है। सत्यम बहुत खुश होने लगता है कि पल्लवी की वजह से ही मैं इलेक्शंस जीत पाया। पल्लवी तो हमारी घर की लक्ष्मी है, अब बस CM साहब मुझे मिनिस्टर बना दे। उसके बाद एक दिन सत्यम अपने PA के साथ किसी दुकान ओपनिंग पर जाता है और इसी फंक्शन पर सत्यम अपने अपोजिशन पार्टी लीडर वेंकटराव को भी इनवाइट करता है। वेंकटराव सत्यम से कहने लगता है, अरे सत्यम जी, मैं तो इलेक्शंस में हार गया, इसके बावजूद भी आपने मुझे इस फंक्शन पर बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी। ये सत्यम वेंकटराव को थोड़ा खोपचे में बुलाकर कहने लगता है, देखो वेंकटराव, अगर तुम्हारी जाति के लोग तुम्हें वोट देंगे तो तुम नहीं जीतोगे, उसी तरह से मेरी जाति के लोग मुझे वोट देंगे तो मैं नहीं जीतूंगा। इसलिए मैंने दलितों के साथ संबंध बनाए, मैंने दलितों की मदद की और दलितों ने ही आज मुझे इस इलेक्शंस में जितवाया। तो यहाँ पर तुम्हारी पार्टी जीतने नहीं वाली, तुम किसी दूसरे गाँव पर ट्राई कर लो। वेंकटराव भी कहने लगता है कि देखिए MLA साहब, ये पॉलिटिक्स है और यहाँ पर किसी की भी गद्दी परमानेंट नहीं होती। देखते हैं आप कितने सालों तक बैठ पाओगे। खैर दूसरे सीन में वरलक्ष्मी मोहतरमा को दिखाया जाता है। इसका नाम है मधुरवानी। फिलहाल मधुरवानी रघु नाम के एक बंदे के पास आई होती है। ये रघु भी कोई पॉलिटिकल मेंबर होता है और इसी तरह मधुरवानी पॉलिटिक्स में आना चाहती है। इसी के बारे में बात करने के लिए ये रघु के पास आती है और सारी कहानी के फसाद की जड़ यही मधुरवानी होती है। दूसरी सीन में दुर्गा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। मूवी का मेन कैरेक्टर होता है ये, जो एक दारू की दुकान और उसी तरह से चिकन की दुकान रन करते रहता है। हर रोज कनकम नाम की एक लड़की दुर्गा की दारू की दुकान के पास आकर एक क्वार्टर खरीदती रहती है, अपने लिए नहीं अपने फादर के लिए। कनकम का फादर बहुत ही पियक्कड़ बंदा होता है और इसी तरह दुर्गा और कनकम एक दूसरे से लाइक भी करते रहते हैं। उसी दुकान के पास नायडू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। वो दारू की दुकान और चिकन की दुकान इसी नायडू की होती है। दुर्गा इसके दुकानों में काम करता रहता है। हर रोज नायडू की चहेती गर्लफ्रेंड नायडू के पास आती है खाना लेकर। नायडू अपने GF से बहुत प्यार करते रहता है। दूसरी तरफ उस वेंकटराव के पार्टी मेंबर्स वेंकटराव के पास आकर यही बात कहने लगते हैं, कह रहे वेंकटराव जी के बाकी गांव में भी सत्यम की ही चर्चा हो रही है, हर जगह पर उसके पार्टी का ही झंडा लहरा रहा है। वेंकटराव कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, अब तो जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना अगले इलेक्शंस में मेरा पत्ता जरूर कट जाएगा। खैर दूसरे दिन एक अनजान बंदा रघु को फोन करके ये कहने लगता है कि रघु, तुम्हें एक लड़की को मारना होगा। इस तरह से पल्लवी की फोटो भिजवाने लगता है। रघु इस लड़की को फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। उस बंदे से कहने लगता है, अरे भाई, ये तो बहुत ही रिस्की काम है और वैसे भी लड़की का मामला है, कोई और रास्ता ढूंढ निकालते हैं ना। लेकिन शायद वो स्ट्रेंजर कहने लगता है, नहीं, इस लड़की को मारना ही पड़ेगा। रघु कहने लगता है, ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हो तो आपकी बात तो मानना पड़ेगा। उसके बाद वो बंदा रघु एक नदी के पास जाकर एक मछुआरे से मुलाकात करने लगता है। मतलब पल्लवी की फोटो इस मछुआरे को देकर कहने लगता है कि तुम्हें इस लड़की को मार देना होगा। मछुआरा पूछने लगता है, अरे सर, आपने ऐसा काम कब से शुरू कर दिया। रघु कहने लगता है, अरे मेरा काम नहीं है ये, मेरे से भी कोई ऊपर बैठा है, उसका ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। फिलहाल तुम इस लड़की को किडनैप कर लो, बताता हूँ बाद में क्या करना है। उसके बाद ये मछुआरा
ईंटों की भट्टी चलाने वाले वीरास्वामी के पास जाकर वही पल्लवी की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि तुम्हें इस लड़की को मारना होगा। वीरास्वामी शौक में रहकर कहने लगता है, अरे मैं तो ईंटें बनाने का काम करता हूँ, ये मर्डर किडनैप मुझसे ना हो पाएगा। मछुआरा कहने लगता है कि देखो वीरास्वामी, मेरे से भी ऊपर कोई है, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। एक्चुअली वो स्ट्रेंजर रघु को 1 CR देने का वादा किया होता है। रघु उस मछुआरे को 70 लाख देने का वादा किया होता है। अब ये मछुआरा वीरास्वामी से 50 लाख की डीलिंग करता है। दूसरे सीन में एक LIC पॉलिसी बंदे को दिखाया जाता है जो छोटे मोटे गाँव पर भटकते हुए LIC पॉलिसीज करवाते रहता है। इसी दरमियान में ये पॉलिसी वाला वीरास्वामी के पास भी आकर एक जबरदस्त पॉलिसी बताने लगता है। वीरास्वामी पूछने लगता है कि अगर तुम ये पॉलिसी करोगे तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। पॉलिसी वाला कहने लगता है, अरे कितना यार, बस 5000 रुपए मिलते हैं। वीरास्वामी कहने लगता है कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, बस मेरा छोटा सा काम कर दो। इस तरह से पल्लवी की फोटो दिखाकर मारने के लिए कहता है। पॉलिसी वाला शौक में रह जाता है, अरे मैं तो जिंदा लोगों की पॉलिसी करवाता हूँ, मुझसे ये मर्डर किडनैप नहीं हो पाएगा। वीरास्वामी कहने लगता है कि सोच लो पॉलिसी वाले, 5-5 हजार कितने सालों तक जमा करोगे तुम। इस तरह से इस पॉलिसी वाले को भी कन्विंस कर लेता है। दूसरे सीन में रवि नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो हमेशा किसी क्लब में जाकर जुआ खेल के पैसे हारता रहता है और इसी तरह सारे गांव में इसके काफी सारे कर्जे भी होते हैं। एक दिन तो क्लब वाले रवि को अपने क्लब में आने ही नहीं देते। उसी वक्त उस पॉलिसी वाले की नजर रवि पर पड़ती है। पॉलिसी वाला रवि के पास जाकर कहने लगता है कि तुम्हारी गई हुई इज्जत वापस आ सकती है। रवि कहने लगता है, अरे मुझे इज्जत विज्जत की कोई जरूरत नहीं, मेरा कर्जा 2 लाख रुपए है और इसी तरह से मैं 1 लाख रुपए से मधुरवानी को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। मतलब रवि मधुरवानी को बहुत लाइक करते रहता है। पॉलिसी वाला कहने लगता है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दिलवाऊंगा, 2 लाख तुम्हारा कर्जा चुका लो, 1 लाख मधुरवानी को गिफ्ट दे दो और बाकी 17 लाख तुम्हारे। इस तरह से ये पॉलिसी वाला भी रवि को पल्लवी की फोटो दिखाकर खत्म करने के लिए कहता है, मतलब किडनैप करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद रवि शौक में रह जाता है। कहने लगता है, अरे चुप बैठो यार, मैं बस सुबह उठता हूँ, दारू पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, दोबारा दारू पी के सो जाता हूँ, मुझसे ये किडनैपिंग मर्डर वगैरह ना हो पाएगा। पॉलिसी वाला कहने लगता है, अरे रवि तुम मत करो ना, तुम्हारा जीजा है ना वही नायडू अम्मा, मतलब ये रवि नायडू अम्मा की GF का भाई होता है, सो नायडू अम्मा से करवा दो तुम। तो रवि आइडिया अच्छा है समझकर अपनी बहन के पास जाकर उसी पल्लवी की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि दीदी एक जैकपॉट लगा है मेरे हाथ, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, बस तुम जीजा को बोलकर इस लड़की को खत्म करवाना होगा। ये बंदी भी शौक में रह जाती है, अरे रवि ऐसे गंदे काम तुम कब से शुरू करने लगे, नहीं नहीं ये हमसे ना हो पाएगा। रवि कहने लगता है, अरे दीदी बस उस लड़की को किडनैप करना है, 4 दिन रखना है, बाद में छोड़ देना है, 5 लाख रुपए हमारी जेब में, और तुम किसी भी तरह से जीजा को मनवाओ ना। इस तरह से अपनी बहन को भी कन्विंस कर लेता है। दूसरे सीन में कनकम के फादर को दिखाया जाता है जो हर रोज हारमोनियम लेकर उठपटांग से गाने गाते हुए दारू पीते रहता है। तभी दुर्गा कनकम के फादर के पास आता है। एक्चुअली कनकम ने अपने फादर को दुर्गा के बारे में बता चुकी होती है। शादी की बात करने के लिए ही दुर्गा कनकम के फादर के पास आता है। तो कनकम का फादर दुर्गा के सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर तुमको पोएट्री करना आता है तो मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा और आने वाले फेस्टिवल के दिन स्टेज परफॉर्मेंस भी करना होगा। दुर्गा कहने लगता है, ठीक है अंकल जी, मैं ट्राई करूंगा। मतलब जवानी में कनकम का फादर नाटक वगैरह किया करता था, तो इसका होने वाला दामाद भी इसी फील्ड पर हो, ये इसकी इच्छा है। उसी रात वो नायडू अपनी GF के पास आता है अपनी रात रंगीन करने के लिए, लेकिन इसकी GF नायडू से मुंह फेरने लगती है, इसको देती ही नहीं, मतलब भाव नहीं देती। नायडू समझ जाता है कि अगर कोई भी लड़की रात के वक्त अपना मुंह फेर लिया तो जरूर उसको कुछ चाहिए। बहुत ही प्यार से पूछने पर इसकी GF पल्लवी की फोटो दिखाकर किडनैप करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद नायडू भी शौक में रह जाता है, मना करने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब तुम मेरा इस तरह से फायदा उठाओगी। नायडू की GF कहने लगती है, ठीक है मत करो, और जो ये काम करेगा वही मेरे पास आएगा। इस तरह से इससे रूठ जाती है। अब नायडू को तो चाहिए ना, मतलब अपने GF का प्यार, तो इस काम के लिए ओके कह देता है। दूसरे दिन नायडू दुर्गा को खोपचे में बुलाकर यही काम सौंपने लगता है। दुर्गा भी शौक में रहकर पूछने लगता है, अरे आपकी दुकान में काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे ऐसे पाप के काम करवाओगे, मैं नहीं करने वाला। नायडू कहने लगता है, अरे दुर्गा मैं भी मजबूर हूँ यार, क्या करूँ, सब कुछ उस रवि का कांड है, और जब तक ये काम नहीं होता तब तक मेरी जानू अपने पास नहीं आने देने वाली। अब तुम ही मेरे सहारा हो यार, बस लड़की को किडनैप करना है, 4 दिन रखना है, दोबारा भेज देना है, 10 लाख रुपए तुम्हारे। इस तरह से दुर्गा को भी कन्विंस कर लेता है। दूसरे दिन वो अनजान बंदा रघु को फोन करके एक इन्फॉर्मेशन बोलने लगता है कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की मंदिर पर आने वाली है। तो रघु फटाफट से उस मछुआरे को फोन करके यही इन्फॉर्मेशन पास करता है।
मछुआरा वीरास्वामी के पास जाकर यही बात बोलने लगता है। वीरास्वामी उस पॉलिसी वाले को बताता है। वो पॉलिसी वाला रवि को बताने पर रवि फाइनली दुर्गा को आकर बताने लगता है कि मंदिर के पास वो लड़की आने वाली है, तुम्हें उसको किडनैप करना होगा। थोड़ी देर के बाद दुर्गा और उसका फ्रेंड उस मंदिर पर जाने पर सच में पल्लवी और उसकी सासू माँ आई होती है। एक्चुअली आज सत्यम का बर्थडे होता है, इसीलिए ये दोनों मंदिर पर आते हैं। अब बेचारा दुर्गा बहुत घबराने लगता है कि कैसे मैं इस लड़की को किडनैप करूं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से दुर्गा और उसका फ्रेंड किसी भी तरह से पल्लवी को किडनैप कर ही लेते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर। खैर इसके बाद जब उस एमएलए को ये बात पता चलती है तो वो एमएलए अपनी बीवी को बहुत डांटने लगता है। दिन दहाड़े एमएलए की बहू किडनैप हो गई, मेरी इज्जत क्या रहेगी। फटाफट से एक पुलिस वाले को बुलाकर अपनी बहू को ढूंढने के लिए कहता है और उसी तरह मीडिया तक ये इन्फॉर्मेशन ना जाए। दूसरी तरफ पल्लवी को दिखाया जाता है। जब पल्लवी होश में आती है तो ये शॉक में रह जाती है, समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर है। जब भागने की कोशिश करने लगती है तो दुर्गा और उसका फ्रेंड पल्लवी को रोकने लगते हैं। पल्लवी से कहने लगते हैं, देखो लड़की, हम दोनों ने ही तुम्हें किडनैप किया, बस 4 दिन तुम यहाँ पर रहो बिना शोर शराबा किए, बाद में तुम अपने घर चली जाना, और वैसे भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पुलिस वाले छोटे मोटे गाँव में जाकर पल्लवी की तलाश शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ वो रवि पॉलिसी वाले से मुलाकात करके कहने लगता है कि तुम्हारा काम मैंने कर दिया, और वैसे भी कितना मुश्किल का काम था, क्या तुम्हें पता है, मेरे गोटे ही मुंह में आ गए थे, और वैसे पैसे कब दोगे। पॉलिसी वाला कहने लगता है, अरे रवि, मेरे से भी ऊपर कोई है, जब वो देगा मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनने के बाद फिलहाल रवि इस पॉलिसी वाले से 10,000 रुपए मांग लेता है, वही दारू जुआ वगैरह खेलने के लिए। बाद में सत्यम अपनी बीवी से कहने लगता है कि तुम ये बात हमारे बेटे को मत बताना, मतलब इनका बेटा दूसरे शहर पर होता है। बीवी से कहने लगता है कि अगर तुम ये बात हमारे बेटे को बताओगी तो खामखा वो परेशान होगा, 2-3 दिन में हमारी बहू मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद ये खबर उड़ते उड़ते वेंकटराव तक पहुंचती है। अब वेंकटराव पहले से ही मौके की तलाश में होता है कि कब ये सत्यम को नीचा दिखाए। वेंकटराव मीडिया की मीटिंग अरेंज करने का प्लान करता है, तभी तो बात सारे गांव में फैलेगी ना। दूसरे दिन वो पॉलिसी वाला रवि के पास आकर कहने लगता है कि रवि, वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, उनको कोई प्रूफ चाहिए कि वो लड़की हमारे पास ही है, तुम कोई प्रूफ ला कर दो तो पैसे तुम्हारे। दुर्गा वापस पल्लवी के पास आकर गाने गाने की प्रैक्टिस करते रहता है। अब इसका गाना सुनकर पल्लवी तो अपने कान ही बंद कर लेती है। अब इसकी वजह पूछने पर दुर्गा का फ्रेंड पल्लवी को दुर्गा की लव स्टोरी बताने लगता है। उसके बाद दुर्गा का फ्रेंड दुर्गा से कहने लगता है, अरे दुर्गा, वो रवि कोई प्रूफ मांग रहा है, मतलब यकीन दिलाना होगा कि ये लड़की हमारे पास ही है। दुर्गा यही बात पल्लवी को बताने लगता है कि तुम्हारे लोग प्रूफ मांग रहे हैं, उनको शक है क्या सच में तुम हमारे पास ही हो या नहीं। तो तभी पल्लवी को रामायण की बात याद आकर अपने शरीर के सारे गहने पैक करके दुर्गा को देने लगती है कि मेरे घर वालों को दिखा दो। दुर्गा वही सारे गहने लेकर नायडू के पास आता है, ये लीजिए आपका प्रूफ। उसी रात वो नायडू ये सारे गहने अपने जीएफ को ले जाकर दिखाने लगता है, और इन सारे जेवर में से एक जेवर अपने जीएफ को गिफ्ट पर दे देता है। मतलब अब काम तो चलाना पड़ेगा ना। सुबह होने के बाद वो रवि मधुरवानी के घर पर जाकर इसको भी एक गहना गिफ्ट पर देने लगता है। इस रवि की एक ही ख्वाहिश होती है कि मधुरवानी इसको अपने घर में बुलाकर चाय पिलाए, लेकिन फिलहाल रवि की बातों से इम्प्रेस होकर वो गहना ले लेती है, लेकिन रवि को अपने घर में एंटर होने नहीं देती। बाद में बाकी जो गहने होते हैं वो सारे गहने रवि उस पॉलिसी वाले को ले जाकर देने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये पॉलिसी वाला भी मधुरवानी के पास आकर बहुत ही प्यार से इसकी सेवा करते रहता है। बात यह है कि मधुरवानी ने इस पॉलिसी वाले को 10 लाख की पॉलिसी करवाने का वादा किया होता है। वही बात पूछने के लिए मधुरवानी के पास आता है और इसी तरह गिफ्ट के तौर पर पल्लवी के कुछ गहने भी देने लगता है। उसके बाद बाकी जो गहने होते हैं वो पॉलिसी वाला वीरास्वामी को ले जाकर देने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये वीरास्वामी भी मधुरवानी के पास आकर इसको भी कुछ गहने गिफ्ट पर देने लगता है। मतलब ये साला बुढ़ो भी मधुरवानी पर लट्टू होता है, कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मधुरवानी को एक छोटा सा गिफ्ट देने लगता है। बाकी जो गहने होते हैं वीरास्वामी उस मछुआरे को ले जाकर देने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो मछुआरा भी मधुरवानी के पास आकर कुछ गहने देने लगता है। अब मछुआरे की ये कहानी होती है कि मधुरवानी ने इस मछुआरे को कुछ पैसे उधार दिया था, वही थोड़ा सा उधार चुकाने के लिए पल्लवी का एक गहना मधुरवानी को देने लगता है। उसके बाद वो मछुआरा बाकी जो गहने होते हैं वो गहने ले जाकर रघु को देने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बचता कुछ नहीं, सिर्फ एक अंगूठी बचती है फाइनली। रघु कहने लगता है, हाँ ये प्रूफ काफी है, अब तुम मेरे मैसेज का इंतजार करो। इस तरह से इस मछुआरे को भेज देता है। थोड़ी देर के बाद वो रघु उस स्ट्रेंजर को फोन करके कहने लगता है कि भैया जी, सच में वो लड़की किडनैप हो चुकी है, लड़की हमारे पास ही है।
यह होने के बाद वो रघु उस मछुआरे को बुलाकर 70 लाख रुपए देते हुए कहने लगता है कि तुम उस लड़की को मार दो और समंदर में फेंक दो, और हाँ, कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए। सो वो मछुआरा 50 लाख रुपए वीरास्वामी को देकर ये बात कहने लगता है कि तुम उस लड़की को मार के अपने ईंटों की भट्टी में जला दो। वीरास्वामी थोड़े पैसे उस पड़ोसी वाले को देकर यही बात कहने लगता है। वो पुलिस वाला रवि को भी थोड़े पैसे देकर ये बात कहने लगता है कि लड़की को मार दो। सो फाइनली रवि 10 लाख रुपए उस दुर्गा को देकर लड़की को मार दो। दुर्गा शॉक में रह जाता है, अरे ऐसे कैसे मार दो? पहले तो तुमने कहा था कि उस लड़की को किडनैप करके 4 दिन रखकर दोबारा भेज देंगे। रवि कहने लगता है कि देखो दुर्गा, तुमने काफी सारी मुर्गियों के गले काट चुके हो, तो उस लड़की का भी मुर्गी का गला समझकर काट दो। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है, थोड़ा संभल के। बाद में दुर्गा यही सारे पैसे पल्लवी को दिखाकर कहने लगता है कि मुझे तुमको मारने की सुपारी मिली है, बताओ मैं क्या करूं? यह सुनने के बाद पल्लवी शॉक में रह जाती है। मतलब पल्लवी ने सोचा था कि पैसे आने के बाद ये अपने घर वापस चली जाएगी। खैर उसी रात दुर्गा पल्लवी को बिना मारे कनकम के घर पर लाता है। कहने लगता है कि तुम इस लड़की को 2 दिन अपने घर में रखो, ये लड़की मेरे दूर की रिश्तेदार है। दुर्गा ने अभी तक कनकम को सच नहीं बताया होता कि इसने इस लड़की को किडनैप किया। कनकम मान जाती है। उसी वक्त कनकम का फादर दुर्गा को देखकर घर के अंदर इनवाइट करता है। दारू पीते पीते ही उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दुर्गा कनकम के फादर से भी यही कहने लगता है, अरे अंकल जी, उस लड़की की शादी जबरदस्ती होने वाली थी, इसलिए वो मेरे पास आकर छुपने लगी। इसी बातों ही बातों में कनकम का फादर दुर्गा को पल्लवी की फोटो दिखाने लगता है कि ये लड़की एमएलए की बहू है और ये लड़की किडनैप हो चुकी है। अब मैं इस केस को सॉल्व करके एमएलए के हाथों इनाम हासिल करूंगा और उन पैसों से मैं काफी सारी दारू पीऊंगा। कल सुबह तुम इस फोटो के 4 कॉपीज लाकर दो मुझे। एक्चुअली कनकम का फादर लड़की की फोटो अभी तक देखी नहीं होती। दुर्गा शॉक में रह जाता है। सुबह होने के बाद वो दुर्गा नायडू के पास जाकर बहुत डांटने लगता है कि तुमने पहले क्या कहा था कि लड़की को 4 दिन रखकर दोबारा भेज देंगे, अब मारने की बात हो रही है। और वैसे भी क्या तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? एमएलए की बहू है वो। ये सुनने के बाद नायडू और उसकी गर्लफ्रेंड भी शॉक में रह जाते हैं। नायडू को भी पता नहीं होता कि रवि ने दुर्गा को उस लड़की को मारने के लिए कहा था। यही बात दुर्गा से कहने लगता है कि दुर्गा, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, चलो उस रवि के पास चलते हैं। दूसरी तरफ वो वेंकटराव सत्यम के पास आकर इसको झूठा हौसला देते रहता है। उसी वक्त एक डॉक्टर सत्यम के पास आता है। एक्चुअली ये डॉक्टर सत्यम का साला होता है। सत्यम को एक खुशखबरी और एक बुरी खबर सुनाने लगता है। खुशखबरी ये है कि पल्लवी माँ बनने वाली है। मतलब कुछ दिनों पहले पल्लवी हॉस्पिटल पर गई थी, तो कुछ टेस्टों से ये बात पता चली कि पल्लवी माँ बनने वाली है और उसी तरह से उसके कोख में बेबी बॉय है। बुरी खबर ये है कि कुछ दिनों पहले सत्यम के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। इसी एक्सीडेंट की वजह से सत्यम का बेटा अब बाप नहीं बन सकता। सत्यम का साला सत्यम से कहने लगता है कि जीजाजी, पल्लवी के कोख में आपके ही पिताजी पैदा होने वाले हैं। आप यही सोचकर दुखी होते थे ना कि मेरे बाद पॉलिटिक्स में कौन जाएगा, अब आपका पोता जाएगा। पल्लवी का ख्याल रखिए। इस डॉक्टर को पता नहीं होता कि पल्लवी किडनैप हो चुकी है। अब ये खबर सुनने के बाद सत्यम बहुत दुखी होने लगता है कि पल्लवी माँ बनने वाली है, इसके कोख में इसका वारिस है। किसी भी तरह से पल्लवी को फाइंड आउट करना होगा। दूसरी तरफ वो मधुरवानी रघु के पास आकर कुछ पैसे देती रहती है, मतलब किसी पार्टी में सीट दिलवाने की बात करती रहती है। उसी वक्त वो एमएलए सत्यम रघु के पास आने लगता है। एमएलए को देखकर रघु मधुरवानी को अंदर छुपा देता है। सो सत्यम रघु के पास आकर कहने लगता है कि मेरी बहू कहाँ पर है? रघु, मुझे मेरी बहू चाहिए। मतलब यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि पल्लवी को किडनैप करवाने वाला, मारने वाला इसका ससुर सत्यम ही है। रघु से कहने लगता है कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, उसकी कोख में मेरा वारिस है। रघु सत्यम को समझाने लगता है कि भैया जी आप फिक्र मत करिए, मैं पता करता हूँ। आप ही ने कहा था ना कि आपकी बहू को मार दें, मैंने दूसरे बंदे को ये काम सौंपा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ दुर्गा और नायडू रवि को ढूंढते रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये दोनों रवि को फाइंड आउट करके ये दोनों रवि को बहुत मारने पीटने लगते हैं कि बताओ किसने तुमको सुपारी दी उस लड़की को मारने की? एक लड़की को हम कैसे मार सकते हैं? छी, और तुमने ये काम कैसे एक्सेप्ट कर लिया? दूसरी तरफ वो रघु फटाफट से उस मछुआरे के पास आकर पल्लवी के बारे में पूछने लगता है, क्या वो लड़की सेफ है या नहीं? मछुआरा कहने लगता है, अरे भैया जी आप ही ने कहा था ना कि उस लड़की को मार दें, मैंने दूसरे बंदे को ये काम सौंपा, शायद वो मार चुका होगा। इस तरह से वो मछुआरा रघु को लेकर वीरास्वामी के पास जाकर पल्लवी के बारे में पूछने लगता है। वीरास्वामी भी यही कहने लगता है, अरे 2 दिन पहले आप ही ने कहा था ना कि लड़की को मार दे, मैंने दूसरे बंदे को ये काम सौंपा, शायद वो अब तक उस लड़की को मार चुका होगा। रघु कहने लगता है, नहीं नहीं, वो लड़की मरनी नहीं चाहिए, तुमने ये काम किसको सौंपा, मुझे उसके पास ले चलो।
इस तरह से ये तीनों उस पॉलिसी वाले के पास जाने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रवि दुर्गा और नायडू को लेकर उसी पॉलिसी वाले के पास आता है, क्योंकि पॉलिसी वाले ने ही रवि को ये काम सौंपा ना। उसी वक्त जब वो पॉलिसी वाला किसी काम से अपनी बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो तभी एक लॉरी आकर इसको ठोक देती है। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। उसी रोड के पास ये 6 लोग वहाँ पर आते हैं। रवि कहने लगता है कि इसी पॉलिसी वाले ने मुझे ये काम सौंपा। वीरास्वामी कहने लगता है कि मैंने ये काम इसको सौंपा। तभी पुलिस वाले यहाँ पर आने लगते हैं। पुलिस वालों को देखकर ये 6 लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। उसके बाद वो रघु वीरास्वामी और उस मछुआरे को साइड में लाकर डांटने लगता है, जब मैंने तुमको एक काम सौंपा तो तुमने इस बड़ों को दिया। मछुआरा भी वीरास्वामी को डांटने लगता है कि जब मैंने तुमको ये काम सौंपा तो तुमने ये काम पॉलिसी वाले को क्यों दिया। इन तीनों की बातों से ये बात पता चलती है कि इसमें मधुरवाणी भी शामिल है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि पहले रघु ने मधुरवाणी को पल्लवी के बारे में बताया, तो मधुरवाणी ने रघु को मछुआरे के बारे में बताया। जब मछुआरा मदद मांगने के लिए मधुरवाणी के पास आया तो मधुरवाणी उस मछुआरे को वीरास्वामी के बारे में बताया कि वो तुम्हारा काम कर देगा। इस तरह से ये साइकिल चलता रहा। सो फाइनली इसी के बारे में पूछने के लिए ये तीनों मधुरवाणी के पास जाते हैं। कहने लगते हैं कि वो पॉलिसी वाला तो मर चुका है, क्या तुम उस पल्लवी के बारे में कुछ जानती हो? क्या वो जिंदी है या मर चुकी है? क्या उस पॉलिसी वाले ने भी किसी दूसरे बंदे को एक काम सौंपा होगा? मधुरवाणी कहने लगती है कि मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं, और वैसे भी क्या वो एमएलए पागल हो चुका है? पहले कहा था कि लड़की को मार दो, अब कह रहा है कि लड़की को बचा लो। किसी की गई हुई जान वापस आ सकती है? रघु कहने लगता है ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं मधुरवाणी, अगर वो लड़की मर गई तो हम सारे लोग मर जाएंगे। वीरास्वामी और मछुआरा बहुत डरने लगते हैं। अरे मैं तो छोटी मोटी मछलियाँ पकड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वीरास्वामी भी कहने लगता है कि मैं तो ईंटें बनाने का काम करता हूँ, खामखा मैंने एक काम अपने हाथ में लिया, मुझे मरना नहीं है, उसी तरह से मैं जेल भी नहीं जाना चाहता। खैर दूसरी तरफ दुर्गा पल्लवी के पास आकर उसी पॉलिसी वाले के बारे में बताने लगता है कि जिस बंदे ने तुम्हें मारने की सुपारी ली थी वो बंदा मर चुका है। पल्लवी तुम अपने घर वापस चली जाओ। पल्लवी कहने लगती है अरे नहीं दुर्गा, मैं कैसे अपने घर वापस जा सकती हूँ, मुझे पता करना होगा आखिरकार मुझे मारना कौन चाहता है। मैं तुम्हारे घर पर ही सेफ हूँ, प्लीज तुम इसके बारे में पता करो ना कि मुझे कौन मारना चाहता था। थोड़ी देर के बाद दुर्गा और नायडू किसी जगह पर आकर इसी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। उसी वक्त एक बंदा दुर्गा के पास आकर 2000 रुपए उधार मांगने लगता है। मतलब ये बंदा 2000 रुपए अपने ओनर को देना होता है, अगर नहीं दिया तो इसका ओनर इसको मार देगा, जिस तरह से मेरे ओनर ने उस पॉलिसी वाले को मार दिया। इस तरह से वीरास्वामी के बारे में बताने लगता है। मतलब जब वीरास्वामी और पॉलिसी वाला बातचीत कर रहे थे उस वक्त वहीं पर काम करने वाला एक बंदे ने इन दोनों की बातें सुन ली, तो दुर्गा समझ जाता है अच्छा उस पॉलिसी वाले को सुपारी देने वाला वो वीरास्वामी है। इस तरह से वीरास्वामी के ईंटों की भट्टी पर जाकर पल्लवी के बारे में पूछने लगता है कि बताओ इस लड़की को किसने मारने के लिए कहा। तो ये वीरास्वामी दुर्गा को पुलिस समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इसी भागम भागी में वो वीरास्वामी अपनी खुद की ईंटों की भट्टी से नीचे गिरकर मर जाता है। अब दुर्गा को कुछ भी समझ में नहीं आता, अरे यार ये बंदा भी गया, अब मैं कैसे पता करूं कि पल्लवी को कौन मारना चाहता है। दूसरी तरफ वो वेंकटराव अपने कुछ आदमियों को बुलाकर उस पल्लवी को ढूंढने के लिए कहता है, और ये भी कहने लगता है अगर वो लड़की मिल गई तो उसे मार दो, क्योंकि वो माँ बनने वाली है, सत्यम का वारिस है उसके कोख में, आगे जाकर उसका वारिस ही रूल करेगा, तो मेरा क्या होगा, मेरे वारिसों को क्या होगा। उसके बाद वेंकटराव के आदमी किसी रास्ते पर जाते हुए पल्लवी की फोटो कनकम के फादर को दिखाकर पूछने लगते हैं क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा। कनकम का फादर कहने लगता है अरे ये लड़की तो हमारे घर में ही है। इस तरह से पैसों की लालच में इन सारे लोगों को अपने घर पर ले जाने लगता है। इसी रास्ते के दरमियान में दुर्गा इन सारे लोगों को देखकर इसको शक होने लगता है कि शायद ये सारे लोग लड़की को ढूंढ रहे हैं। इस तरह से कनकम का फादर घर वापस आने से पहले दुर्गा कनकम के घर पर जाकर पल्लवी को वहाँ से भगा ले जाता है। कनकम का फादर घर वापस आने के बाद कनकम भी नाटक करने लगती है, अरे पिताजी कौन सी लड़की की बात कर रहे हो, इस सारे घर में मैं ही तो एक अकेली लड़की हूँ। अब ये सब कुछ देखने के बाद वेंकटराव के आदमी यही सोचने लगते हैं कि ये बंदा तो पियक्कड़ है, खामखा इसकी बातों पर हमने भरोसा किया। उसके बाद जब नायडू की जीएफ नायडू को खाना लेकर आती है तो दुर्गा नायडू की जीएफ के कमर में पल्लवी का एक गहना देखकर शौक में रह जाता है। नायडू दुर्गा से कहने लगता है कि मैंने अपनी जीएफ को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। दुर्गा कहने लगता है अरे भाई जिस तरह से तुमने अपनी जीएफ को गिफ्ट दिया उसी तरह से वो इंश्योरेंस वाला भी कुछ न कुछ तो चुराया होगा ना उस गहनों में से, चलो इसके बारे में पता करते हैं। इस तरफ मधुरवाणी उस पॉलिसी वाले के घर पर आकर उसकी फैमिली वालों को थोड़ा हौसला दिलाने लगती है।
तभी ये चीज दुर्गा उसका फ्रेंड देखकर मधुरवानी को फॉलो करने लगते हैं कि आखिरकार ये मधुरवानी इस पॉलिसी वाले के घर पर क्यों आई। एक्चुअली मधुरवानी उस पॉलिसी वाले के घर पर इसलिए गई होती है कि उस पॉलिसी वाले ने पल्लवी की सुपारी और किसको दी होगी, लेकिन मधुरवानी को पता नहीं चलता। उसके बाद मधुरवानी उस वेंकटराव से मिलने के लिए जाती है। मतलब रघु ने मधुरवानी से कहा था कि अगर ये फंसेगा तो सारे लोगों को ले डूबेगा, तो अपनी जान को बचाने के लिए ही मधुरवानी वेंकटराव के पास आती है। वेंकटराव से कहने लगती है कि आपको जिताने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त सबूत है, बदले में आप मुझे क्या दोगे। इस तरह से वेंकटराव से एक डील बात करने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब मधुरवानी रघु से मिलने के लिए गई थी, उस वक्त वो सत्यम रघु से मिलने के लिए आया था, तो मधुरवानी दूसरे कमरे में जाकर छुप गई। उस वक्त रघु दूसरे कमरे में एक वीडियो कैमरा छुपा के रखा होता है ताकि रघु एमएलए की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। एक्चुअली ये इंसिडेंट सत्यम एमएलए बनने के बाद का होता है। सत्यम रघु से कहने लगता है कि मैंने सोचा था इस इलेक्शन में वेंकटराव ही एमएलए बनेगा, लेकिन उसी वक्त मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। दलित लड़की के साथ प्यार कर बैठा, लेकिन यही मेरा हथियार बना। दलितों का वोट हासिल करने के लिए मैंने अपनी बेटे की शादी उस पल्लवी से करवा दी। अब वो दलित लड़की मेरे घर में रह रही है, मेरे सोफे पर बैठ रही है, मेरी गाड़ी में बैठ रही है। अब मैं और नाटक नहीं कर सकता रघु, उस लड़की को मार दो। अब दूसरे कमरे में मधुरवानी उस वीडियो कैसेट को अपने पास रख लेती है बिना रघु को बताए। सो प्रेजेंट पर मधुरवानी यही सारी बातें वेंकटराव को बताने लगती है कि पल्लवी को किडनैप करवाने में सत्यम का ही हाथ है। उसके बाद मधुरवानी उस रवि को अपने घर में बुलाकर चाय देते हुए कहने लगती है कि मुझे पता है कि पल्लवी तुम्हारे पास ही है, लेकिन अब उस पल्लवी को मार देना होगा। रवि पूछने लगता है कि पल्लवी मेरे पास है, ये तुम्हें कैसे पता। मधुरवानी कहने लगती है जो तुमने मुझे गहना दिया ना, उससे मैंने पता कर लिया। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो हर रोज मेरे घर पर आकर चाय पी सकते हो। सो उसी रात वो रवि कनकम के घर पर आकर पल्लवी को मारने की कोशिश करने लगता है। अब वहीं पर कनकम भी होती है, रवि को रोकने की कोशिश करने लगती है। इसी दरमियान में दुर्गा भी वहाँ पर पहुंचकर रवि को मार पीट कर उसको कंट्रोल करने लगता है। बाद में रवि से पूछताछ करने पर रवि जो हुआ वो बताने लगता है। दुर्गा और नायडू इस रवि को समझाने लगते हैं कि वो मधुरवानी एक नागिन है, नागिन अपना काम करवा कर वो तुम्हें भी डस लेगी। तो रवि को अपनी गलती का एहसास होकर दुर्गा से माफी मांगने लगता है, पल्लवी से भी। दूसरे दिन ये सारे लोग मिलकर पल्लवी को मार देते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एक्चुअली मारते नहीं, नाटक करने लगते हैं। पल्लवी के गले के पास कुछ लाल वाला पेन लगाकर फोटोज खिंचवाने लगते हैं। उसके बाद रवि ये सारे फोटोज मधुरवानी को ले जाकर दिखाने लगता है। मधुरवानी रवि को बहुत अप्रिशिएट भी करने लगती है। रवि जाने के बाद ये मधुरवानी यही फोटोज वेंकटराव को ले जाकर दिखाने लगती है, क्योंकि इसी ने मधुरवानी को ऑर्डर दिया था ना। दुर्गा और उसका फ्रेंड मधुरवानी को फॉलो करते हुए वेंकटराव के पास आते हैं, तो ये दोनों समझ जाते हैं अच्छा ये कांड वेंकटराव का है। ये होने के बाद वेंकटराव अपने आदमियों को ऑर्डर देने लगता है कि तुम लोग उस रघु को मार दो, क्योंकि रघु भी असली सच जानता है ना। जब वेंकटराव के आदमी रघु को फॉलो करते हुए जब इसको मारने के लिए आते हैं, उसी वक्त दुर्गा वहाँ पर पहुंचकर उन सारे गुंडों को मारने पीटने लगता है और फटाफट से रघु को अपने बाइक में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद दुर्गा इस रघु को किसी जगह पर ले जाकर सारी चीजें समझाने लगता है कि मधुरवानी उस वेंकटराव से मिली हुई है। उसके घर पर जाने के बाद ही वेंकटराव अपने आदमियों को तुम्हें मारने के लिए भेजा। रघु से दुर्गा को ये बात पता चलती है कि पल्लवी को मारने वाला और कोई नहीं, इसका ससुर ही था। लेकिन बाद में पल्लवी प्रेग्नेंट होने की वजह से ये काम रुक गया। दुर्गा यही बात पल्लवी को जाकर बताने पर पल्लवी इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। अरे मेरे ससुर जी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वैसा घिनौना काम मेरे साथ हरगिज नहीं कर सकते। दुर्गा दोबारा रघु के पास आकर कहने लगता है कि वो पल्लवी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही। रघु कहने लगता है अच्छा मेरे पास इसका सबूत है। मुझे लगता है कि मधुरवानी वही वीडियो टेप ले जाकर वेंकटराव को दिखाया होगा, उससे डीलिंग बात की होगी। लेकिन दुर्गा मेरे पास एक और जबरदस्त सबूत है। इस तरह से दुर्गा को अपने घर पर ले जाने लगता है। खैर दूसरे दिन वो वेंकटराव पेपर में ये न्यूज छपवा देता है कि एमएलए सत्यम ने ही अपनी बहू का किडनैप करवाया और उसे मरवा भी दिया। इसके रिलेटेड मेरे पास ठोस सबूत है। 11 बजे सारे मीडिया वाले मेरे घर पर आ जाओ, मैं वो सबूत दिखाऊंगा। सो उसी तरह से सारे मीडिया वाले वेंकटराव के घर पर जाते हैं सबूत देखने के लिए कि वेंकटराव के पास ऐसा क्या सबूत है। जब टीवी ऑन करके वीडियो क्लिप प्ले करने लगता है तो उस वीडियो में कुछ भी नहीं होता। बाद में वही मीडिया वाले सत्यम के पास जाकर यही खबर सुनाने लगते हैं कि वेंकटराव का कहना है कि आप ही ने अपनी बहू को किडनैप करवाया, मरवाया। सत्यम मीडिया वालों से कहने लगता है अरे मीडिया वाले साहब, ये तो पॉलिटिक्स है, आप जानते हो ना।
हारा हुआ बंदा हमेशा कीचड़ उछालते ही रहता है। खैर आप लोग आए हो तो चाय पीकर जाइए। इस तरह से पल्लवी सारे मीडिया वालों को चाय लाकर देने लगती है। मीडिया वाले तो शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब पल्लवी सत्यम के घर पर वापस कैसे आई ये दिखाया जाता है। कल रात रघु और दुर्गा उस मधुरवानी के पास आकर इसको बहुत सुनाने लगते हैं कि एक छोटी सी सीट के लिए तुम एक लड़की को मारने चली, इतने सारे मासूम लोगों को एक क्राइम में फंसाने चली। रघु मधुरवानी को एक वीडियो दिखाने लगता है। बात यह है कि रघु चोरी चुपके मधुरवानी की वीडियो भी बना चुका होता है। उसमें मधुरवानी हर एक बंदे को कांटेक्ट करके पल्लवी को किडनैप करने के लिए कहती रहती है, जैसे वो मछुआरा, वीरस्वामी, पॉलिसी वाला। ये सब कुछ देखने के बाद मधुरवानी असली टेप दुर्गा को देने लगती है, वही रघु से चुराया था। उसके बाद दुर्गा वो 2 वीडियोस पल्लवी को ले जाकर दिखाने लगता है। एक वीडियो में इसके ससुर ने ही कहा कि पल्लवी को मार दो। उसके बाद जब सत्यम को ये बात पता चली कि पल्लवी प्रेग्नेंट है तो रघु के पास आकर कहने लगा कि मेरी बहू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखने के बाद पल्लवी शॉक में रह जाती है। दुर्गा पल्लवी को समझाने लगता है कि तुम बिना फिक्र करे अपने ससुराल चली जाओ, वो एमएलए तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ऐसे जताओ कि तुम कुछ जानती ही नहीं। प्रेजेंट डे पर वो एमएलए सत्यम रघु को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि जाने अनजाने में मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था, बाल बाल हम सारे लोग बच गए और वैसे ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता ना। रघु कहने लगता है कि एक्चुअली भाई इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व है। इस तरह से एक के बाद एक बुलाने लगता है, जैसे दुर्गा, कनकम, नायडू, रवि, वीरस्वामी, वो मछुआरा। फाइनली दुर्गा एमएलए के पास आकर कहने लगता है कि जब पल्लवी हमारे पास आई तो हमने उसकी जात पात नहीं पूछी, उसका अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन सर ये पल्लवी तो आपकी बहू है, अगर गलती से पल्लवी की जान चली गई होती तो कभी लौटकर वापस नहीं आती। हम तो मासूम पब्लिक है सर, हमारे साथ ये जात पात का पॉलिटिक्स मत करिए। उसके बाद जब दुर्गा कनकम के घर पर जाता है तो कनकम का फादर विदाउट एनी कंडीशंस इन दोनों की शादी फिक्स करवा देता है। अगर हम मूवी को ओवरऑल से देखें तो एक छोटे से गांव में आम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते रहते हैं, छोटे मोटे कामकाज करके। लेकिन वो एमएलए इन सारे लोगों को पैसों की लालच देकर एक हत्या करवाना चाहता था। लेकिन इस दरमियान में खामखा 2 लोगों की जान चली गई, पॉलिसी वाला और वीरस्वामी। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स मैन। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।